प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, पिछले वीडियो में जब हमारी आपकी चर्चा हो रही थी तो एक बात आपने रेज की और उस पर बहुत तरफ से आवाजें आती हैं, बातचीत होती रहती है, पर मुझे लगता है कि विद दैट पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू टॉक मोर। हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, और क्योंकि उसका असर हमें अपने आसपास अपने जीवन पर दिखता है। थोड़ा सा एक मैं संक्षिप्त भूमिका के साथ कि 2014 तक भारत को यह पता था कि उसका दुश्मन पाकिस्तान है और मतलब इक्वलेंट ही समझा जाता था, और यहाँ पर मानसिकता भी यही दे दी गई थी हमें। 2019 तक मोदी जी ने फिर पाकिस्तान को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि टेररिज्म और टॉक्स साथ नहीं चल सकते। तो 19 तक पता चला कि अरे भाई साहब, दुश्मन तो असली चाइना है। फिर बात आने लगी कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बताया है कि चाइना को दुश्मन उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। खैर, 2024 तक आते आते पता चला कि भारत में बहुत सारे जितने मतलब जितने तरीके की भारत की समस्याएं हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है, और पाकिस्तान का भी मेन सपोर्टर अमेरिका ही रहा है। पाकिस्तान को पैसा दे देकर या किसी भी तरीके से जिंदा रख के भारत को डिस्टर्ब रखने का प्रयास अमेरिका ने किया। सो मच सो दैट कि उसने केजरीवाल नाम का एक फितूरा भी यहाँ छोड़ दिया। वो पूर्ण रूप से अमेरिकन फंडिंग की पैदाइश। फिर अमेरिका में पता चला कि भाई 24 के बाद और 24 के उत्तरार्ध पहले भी कहते थे कई लोग, लेकिन अब यह एक शब्द जो है ज्यादा चर्चा में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डीप स्टेट। हम उसको गहरा राज्य कहेंगे, जैसा आदिजित ने नाम रखा है उसका, बिकॉज ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करने पर यूट्यूब ये सुन लेता है, फिर ये चाहता है, क्योंकि यूट्यूब स्वयं भी उसी का हिस्सा है। खैर, तो गहरा राज्य जो है अमेरिका का, वो दुनिया चलाता है। अमेरिका में कोई आ जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, डेमोक्रेट आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, अमेरिका के कुछ पॉलिसीज हैं, अमेरिका के कॉर्पोरेट्स हैं, अमेरिका की कंपनीज हैं, अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं जो पूरे अमेरिका की इकोनॉमिक्स को और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन करती हैं। वह ये दुनिया में बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल, नियंत्रण रखती हैं, उसको ही हम गहरा राज्य कह सकते हैं। पर मोदी जी का आना जो है इन सब के लिए एक बहुत बड़ा इनके प्लान्स में जैसे एक क्या कह सकते हैं, रोड़ा, कि इनके प्लान से कहीं बात हट गई। जो ये प्लान कर रहे थे, जिस प्रकार से भारत को लेकर कर रहे थे, वह मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जो है अपना रुमाल रख दिया कि मैं भी, भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते और इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत का भविष्य, भारत के लोग, भारत का नेतृत्व ही तय करेगा, आप नहीं करेंगे। शनै 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 इकोनॉमिक सुधारी, मिलिट्री अपना, हमारा आर्मी का पूरा स्ट्रेंथ बनाया, सब कुछ किया। आज के डेट में अब हम देखते हैं कि इस गहरे राज्य के कुछ लोग हैं जो मोदी के समर्थन में हैं या मोदी की नीतियों से हैं, या अपनी पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं कि अमेरिका का वो नियंत्रण दुनिया पर नहीं है, और उसी व्यवस्था के कुछ पुराने लोग जो हैं, जो डेस्परेट हैं कि वही व्यवस्था, वही कंट्रोल हमको दुनिया पर चाहिए, इसके लिए मोदी को हटाना पड़े, भारत को बर्बाद करना पड़े, बांग्लादेश में कू कराना पड़े, वी डोंट केयर। मैं आपसे जानना चाहता हूं दादा, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका के बाद, कि ये असली बात क्या है, कौन सा है, क्या है ये गहरा राज्य, नया है, पुराना है, किसके क्या चरित्र हैं, जरा सा एक्सप्लेन करें दादा प्लीज। देखिए, मूल बात तो यही है कि जो सृष्टि का हमेशा से नियम रहा है कि कुछ शक्तिशाली सृष्टि के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं, और वो उपभोग कैसे किया जाए वो समय और काल तय करता है। तो ये हमेशा ही हुआ है। जैसे सब समय बदला है, समय काल बहुत तेजी चल रहा है, बड़ी प्रगति अपनी तरह से हुई है। समय में रियल टाइम आपके पास सूचना भी आ रही है, जो सूचना आ रही है वो भी एक कंट्रोल्ड सूचना, जैसे पहले आती थी वो नहीं है, कई विभिन्न सूत्रों से है। तो बेसिकली बदले हुए समय काल में ये संघर्ष है
कि अगली शताब्दी कह लीजिए या इस दशक के बाद का समय, कि उस पर जो व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आएगी, वो आर्थिक व्यवस्था पे जो है कौन कितना कंट्रोल करेगा। यहाँ पर एक गहरा राज की बात आई है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा ये गहरा राज क्या है और गहरे राज में आपस में क्या हो रहा है। ये क्योंकि देखिए, ये पहले आज से जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब ये कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत लिया जाता था, और आज से 10 साल पहले तक जो है निश्चित रूप से हम लोग जो है इसको जो है एक किसी नॉवेल का फिक्शन जिसे बोलते हैं, उस तरीके से इसको समझाया जाता था। कुछ ये माना जाता कुछ सत्यता होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज दुनिया ऐसी नहीं होती, इस तरह का नहीं होता, या विश्व में ऐसा संभव कैसे है कि कुछ संस्थाएं या कुछ लोग जो है पूरे शेष विश्व को जो है चलाने में, बदलने में सामर्थ्य रखते। ये नहीं था, लेकिन वही जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया में प्रसार हुआ, कई चीजें आने लगी, कई गपसड़ाका हुआ, लेकिन पिछले दशक की घटनाओं में से ज्यादा पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ, और फिर जब जो 5 साल में हुआ पिछले, उसकी जब जो है डॉट्स मिलाए गए पिछले और पीछे जाकर, तब एक जो है कड़ी सामने समझ में आई कि नहीं भाई, ये जो सो कॉल्ड डीप स्टेट जो है, इसे कई नाम है, डीप स्टेट कर लेते हैं, ग्लोबलिस्ट कहते हैं, यूनियनिस्ट कहते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन मूलतः उसको जो है आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जो जिसके कुछ तो स्थायी मेंबर होते हैं, ये कह सकते हैं, स्थायित्व देते हैं, और कुछ समय काल में जो है नए आते हैं, वो अपने जो पुराने को रिप्लेस करके वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये सब चीजें जो है व्यवस्थाओं, शासन की व्यवस्था से भी काफी कुछ डिराइव होता है। जैसे 19वीं शताब्दी देखा जाए तो 19वीं शताब्दी जो है बेसिकली पूरे विश्व में राजशाही थी, सामंतवाद का बोलबाला था, और उसी बीच जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म जो है सामने आता है, और उसके फिर काउंटर प्रोडक्ट में जो है एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के जो है एक मार्क्सिस्ट थ्योरी भी आती है। ये दोनों जो है, जब आप आर्थिक तंत्र की बात करते हैं, आर्थिक विचारधारा की बात करते हैं, तो इस आर्थिक विचारधारा को राजनीतिक तंत्र की भी एक आवश्यकता होती है, और उसके तहत जो है आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी तक पूरा यूरोप का जो राजशाही या सामंतशाही वर्ग था, उसने शेष विश्व को, अफ्रीका हुआ हो, लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, इसका उन्होंने उपनिवेशवाद, उनको अपना उपनिवेश बनाया, उनको वहां का गुलाम बनाया, वहां पर जो है गुलाम बना के उनके खनिज और जो अन्य संसाधन थे उनका जो है दोहन किया, शोषण किया, और जो वहां की मूल संस्कृति थी उसको ध्वस्त करके जो है यूरोप की जो थी संस्कृति से ज्यादा उनका धर्म, वेटिकन, यहाँ पर वेटिकन आता है, जो वेटिकन ने इस पूरे उपनिवेशवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चर्च। और इसलिए कि ये चर्च जो है यूरोप के साम्राज्यों की जो भयावता थी उसको नजरअंदाज करेगा, और उसके एवज में वो शाही परिवार और वो समाज जो है वो वहां पर वेटिकन को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में जो है अपना धर्म प्रसार करने, जमाने, चर्चों के लिए जमीन देना, और वहां की जो संस्कृति है या मूल निवासी उनको जो है तोड़ना, उसमें मदद करे। तो ये इस तरीके से 19वीं शताब्दी तक तो बहुत ही एक था। यहां तक समझ लीजिए कि जर्मन साम्राज्य सबसे लेट साम्राज्य बना 1871 में, उसका हुआ, और जब हुआ उसका अफ्रीका की, आप देखिए अफ्रीका को ध्यान देखिए आप नक्शे को, तो वो अफ्रीका में कई देशों के नक्शे जो है बिल्कुल लॉन्गिट्यूड में, बिल्कुल एक जैसे लगता किसी ने जो है स्केल से जो है सीमाएं खींच दी। वो इसलिए की गई कि वो जो है वहां पर बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, डच, जर्मन
पुर्तगीज, इन सबको बांटा गया। ये वो काल था कि जब कॉन्गो फ्री स्टेट था वो बेल्जियम को दे दिया गया था। वो वहां बेल्जियम के राजा थे लियोपोल्ड। लियोपोल्ड की वो जो है कॉन्गो एक फ्री स्टेट था, जो उसका उस जगह कॉन्गो का आदमी, जानवर, जंगल सब जो है उस राजा की व्यक्तिगत मिल्कियत। ये जो है चला, और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन साम्राज्य कोलैप्स किया, ऑटोमन एम्पायर उधर कोलैप्स किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20 साल बाद आ गया। उसने जो है कहानी फिर बदली। उस कहानी ये बदली कि जो यूरोप का प्रभाव था पिछले 300 साल से शेष विश्व पे, 300-400 साल तक जो है शेष विश्व पे, वो टूट के अमेरिका चला गया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जो है यूरोप को कंगाल कर दिया था। यूरोप का सारा सोना जो है अमेरिका चला गया, और अमेरिका ने जो है इंग्लैंड जो सुपर पावर था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, उसको रिप्लेस किया, और जो है अमेरिका सुपर पावर बन गया, और सारा आर्थिक तंत्र अमेरिका शिफ्ट कर गया। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी यूरोप का ही उपनिवेश था, वहां पर जो भी गया वो यूरोपियन था, मूल निवासी तो मार ही दिए गए। तो वो वैसे एक्सटेंडेड यूरोप कह सकते हैं, एक कॉस्मोपोलिटन यूरोप कह सकते हैं, जहां पर जो है इस तरीके से दुनिया बसाएगी कि यहाँ से यूरोप से भागा हुआ या भगाया हुआ व्यक्ति, या जो यूरोप की स्थापित मान्यताएं थी उसको तोड़ के नए समाज की रचना के लिए वो जो है व्यक्ति यूरोप से गया अमेरिका। और वहां जब अमेरिका आजाद हुआ सिविल वॉर के बाद 1850 में, जब गृह युद्ध हुआ सिविल वॉर अमेरिका में, उसके बाद वो सशक्त हुआ, और 90 साल में बाद जो है, बाय द एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, अमेरिका वॉज सुपर पावर। लेकिन इसी 20वीं शताब्दी में जब ये हुआ, तो 20वीं शताब्दी में एक फिलॉसफी आ गई थी, नेशन स्टेट। जब जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सामंतशाही चरमराई, तो तब जो है शासन तंत्र जो है, लोकतंत्र का नाम पहले 100 साल 125 साल पहले फ्रांस में ही डेमोक्रेसी आ गई थी, अमेरिका में भी एक डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो ये लोकतंत्र जो है, एक लगा कि ये जो काउंट है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके तहत जो है आप राज्य भी कर सकते हैं, और साथ में एक एलिटिस्ट वर्ग भी पैदा हो सकता है, जो कि जो है पीछे से उस तंत्र को जो है मैन्यूवर भी कर सकता है। तो नेशन स्टेट लाया गया। जब नेशन स्टेट आया गया, और समय बदला, और कल कारखाने, कंपनियां, ट्रेडिंग जो कि पहले शाही परिवार के पैट्रोनेज में होती थी, वो जो है उसके लिए ट्रेडर्स हो गए, कंपनीज बन गई। वो बैंकर्स इसके अंदर आ गए, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका ने जो पूरे युद्ध का जो फाइनेंस किया गृह युद्ध का, वो अपने वॉर बॉन्ड के थ्रू किया, और उसमें जो है आए वहां के प्राइवेट प्लेयर्स, बैंक से, और वो उन्हीं बैंकर्स ने जो है उसको फाइनेंस किया, बॉन्ड खरीदे, और फिर 20वीं शताब्दी के शुरू में एक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। एक ऐसा विचित्र बैंक जिसका सरकारीकरण नहीं, जिसको जो है आज भी शायद भारत में बहुत से लोग होंगे यही समझते होंगे, जिस तरह भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, जिसपे कि अमेरिका का सरकार का वो बैंक हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं। उस बैंक में सारे प्राइवेट बैंक और प्राइवेट प्लेयर ज्यादा है। वो एक ऐसा तंत्र है जो सरकार के अंदर होते हुए पूर्णतः स्वतंत्र है। भले उसका बोर्ड को जो है वहां अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको जो है नियुक्त करता हो, लेकिन वो सबसे अलग। यही सब जो है के ये नाम होते हैं, नाम के पीछे व्यक्ति होते हैं, जो 19वीं शताब्दी तक जो राज परिवार थे, बड़े थे, जो जिन्होंने शोषण किया था शेष विश्व का, जहां उसके आर्थिक तंत्र का दोहन किया था, वही जो है कारपोरेट के नाम पे आ गए, और वो जो है पीछे से, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बन गया, तो वहां से उसको लीड करने लगे। आज का जो है काल ये हो गया है कि इसी इसी डीप इसको कहते हैं, यही बाद में यहां तक स्थिति हो गई कि जब लोकतंत्र की गरिमा गिरने लगी,
लोकतंत्र के जो हाई वैल्यूज 19वीं शताब्दी में रखे गए थे विचारकों ने, वो गिरने लगे, या उस लोकतंत्र को चलाने वाले नेता, उनकी उनकी जो उनका एक स्टैंडर्ड था वो गिरा, या वो भ्रष्ट हुए, उसके साथ समाज में पतन आया। उसका देखे दिखा परिणाम ये हुआ कि जिस डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी को सबसे जो है सशक्त प्रबल माना जाता, वहां भी गिरावट आई, और वहां का बाद में अब पता लगा कि वहां पर लोकतंत्र जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति उस लोकतंत्र में नहीं होता है। कुल 30,000 लोग 30 होते हैं, वो चुनते हैं, सिलेक्टेड फ्यू, और साथ में कौन प्रधानमंत्री व कौन राष्ट्रपति अमेरिका का बनेगा, पहले पर्दे के पीछे था। अब स्पष्ट हो गया कि पिछले 20 साल से जो है अमेरिका का कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये जो है वो तय कर रहे हैं, जिनको हम डीप स्टेट कहते हैं, जो विश्व के शेष में आर्थिक तंत्र पे कब्जा जमाए। ये उसी तरीके से है संदीप, भारतीय जनता को समझना चाहिए कि जिस तरीके से भारत में 70 के दशक और 80 दशक तक भारत के लोकतंत्र में जो है ये बड़ा स्पष्ट था कि जब चुनाव आता था तो यहाँ के नेता जो है अपना चुनाव जीतने के लिए स्थानीय बाहुबलियों को या गुंडे को जो है सहयोग लेते थे, और चाहे बूथ कैप्चरिंग हो या वोट करने वाली जनता को प्रभाव में लाने के लिए उसका उपयोग करके चुनाव जीतते थे। चुनाव जीत के फिर जो है उस बाहुबली को जो है राजनीतिक संरक्षण से लेकर उसकी आर्थिक उसमें जो सृजन हो उसमें सहयोग करते थे। लेकिन 80 के दशक में क्रिएट आया कि जो लोग ये करते थे उनके दिमाग में ये बात आई कि जब जो है हमारे कारण जो है ये एमएलए एमपी बन सकता है तो हम स्वयं क्यों नहीं बन सकते। फिर 80 के दशक में आपने देखा कि जो है ऐसे लोग चुनाव लड़ने लगे, फिर जीतने लगे, मंत्री बनने लगे, और और जनता ने किया यहाँ की। तो यही अमेरिका में, इस अमेरिका में जो लोग पहले जो है कौन सी राष्ट्रपति बनेगा उस पर जो है अपना दांव लगाते थे, और क्योंकि वहां पर चाहे डेमोक्रेट पार्टी की पास सरकार आए चाहे रिपब्लिकन की आए, उनके अपने ठेकेदार होते हैं, उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो उसी को देते हैं। वहां कोई एलोन वाला चक्कर नहीं होता है। वहां पर इस तरह का करना उन्होंने लेजिटिमाइज कर रखा है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है, थ्रू एक्ट कर रखा है। वो इसीलिए वहां पर जो है जो राजनीतिक जब प्रेसिडेंशियल रेस स्टार्ट होती है तो ये देखा जाता है किसको कितने ज्यादा ज्यादा जो है क्राउड फंडिंग की, उसने फंडिंग उसको मिली। वह खुलेआम नंबर 1 में जो है लेजिटिमाइज तरीके से कारपोरेट जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लड़ने के लिए पैसा लगाते, पैसा देते। तो जब उनको ये लगा कि हम ही कर रहे हैं, तो जैसे हर जगह टूटा है, तो अब आज की तारीख में जो पहले जो लोग जो शक्तियां पर्दे के पीछे होकर जो है चलाया करती थी और अपने आर्थिक मतलब पूर्ति करते, वो जब चेंजिंग टाइम हुआ, विश्व का डायनेमिक्स बदले, सोवियत रशिया जब टूटा, पहले 200 जब टूटा, और जब अमेरिका का एकलाधिकार हो गया और चीन को इस्तेमाल किया गया वहां पे कि वो जो है यूरोप और अमेरिका अपनी जमीन, अपने पानी, अपने वातावरण को सुरक्षित रख के अपनी मूल सुविधाओं जरूरतों के लिए प्रोडक्शन के लिए जो जगह चाहिए थी वो उनको अमेरिका वो चीन में मिली। चीन तैयार हुआ और वहां पैसा उन्हीं शक्तिशाली कंपनियों का लगा। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन डायनेमिक्स केवल चीन ने तरक्की की। चीन ने केवल जो है उनका एक आउटसोर्स करने वाला राष्ट्र न बनके जो है स्वयं में अपने आप में जो है पैर पे खड़ा हुआ और आंख दिखाई अमेरिका को। तो ये जो है, और उसके कोरोना काल के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये कोरोना जो है चीन की भूमि से हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है जो वायरोलॉजी की लैब थी वो भी अमेरिकन कंपनी की थी। बाद में जो बड़े बड़े नाम आए उसके अंदर कि बड़ा उसमें फार्मा मल्टीनेशनल्स वो भी शामिल थी वायरस वाल में। तो ये खोज तंत्र था
जिसके बाद पहली बार झटका लगा विश्व को कि नहीं भाई, हम वी कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हम चीन की ही के लिए आउटसोर्स नहीं करते तब तक, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। तभी एक एनोमली हुई 2014 में। भारत जो उनका बड़ा बाजार था, भारत के राजनीतिक में शक्ति उस वक्त जितनी थी वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थी। जिस चीज में जो है डीप स्टेट ने पैसा लगा के उसको आर्थिक रूप से जो है आउटसोर्स वाला मशीन बनाया था, उसी की ही प्रभाव क्षेत्र में जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी सोनिया राहुल गांधी की कांग्रेस आ गई, एमओयू कर लिया। तो बड़ा स्पष्ट था कि भारत को जो है 1947 से पहले जो दासत्व का काल था, उसी काल में हमको जो है इन आर्थिक जायंट्स का होना था। 2014 में क्योंकि एक एनोमली के तौर पर नरेंद्र मोदी जी आ गए, जो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व को बात छोड़ देते ही राष्ट्रवादी पूरी कह सकते हैं, जिसके लिए भारत प्रथम जो है उनकी प्रतिबद्धता थी। ये उनकी जो उनका टाइम टेबल था इन लोगों का, वहां अटक गया मामला। क्योंकि उससे पूर्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जो है किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की। भारत को जब कि जो मूल उसकी जो थी गुण थे, जो वो प्रोड्यूस कर सकता भी था, उस व्यवस्था को ही यूपीए सरकार ने ध्वस्त कर दिया। जिसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, मतलब जो हमारा बेसिक्स थे काम करने, वो हमारी जो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म और इस तरीके के जो है प्रभाव में आकर जो है टोटल डिस्ट्रॉय कर। तो दिक्कत यह है कि यदि भारत इतनी पॉपुलेशन है, ये मार्केट है, मिडिल क्लास सशक्त हो रहा है, तो इस पे कौन कब्जा जमाए। तो यहाँ पे ये लड़ाई इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में फिर जीत के जो है और सशक्तिकरण करे, जो 2014 तक भारत को आर्थिक रूप से कंगाल और बर्बाद कर दिया था, उसमें जो है वहां की जनता में एक आशा संचार हुआ, उसको आर्थिक मजबूत किया, आत्मनिर्भरता की तरफ ले गए। बाहर से बहुत दबाव पड़ने के बाद भी बिना किसी दबाव में आए उसको अपनी जो है योजना में आगे बढ़ाते रहे। तो फिर एक दिक्कत ये आ गई यहाँ पे कि ठीक है, आपको भारत में क्योंकि ये आज के तारीख में संभव नहीं कि कोई राष्ट्र अपने आप में ही सब कुछ कर ले। तो आपको जो है किसी के साथ करना है, रहना है, और आपको सहयोग करना, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पर ये हुआ कि हम जो है जो करेंगे हम अपनी शर्तों पे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली लड़ाई जो आप जिसको आप कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू डीप स्टेट, जो पुरानी व्यवस्था में शताब्दी से चलते आ रहे हैं, कुछ लोग वो है जो नहीं चाहते कि जैसा चल रहा था उसी व्यवस्था में ही, उन्हीं टर्म्स कंडीशन पे ही नियो उपनिवेश भारत बने, वो है। और एक दूसरा है जिसने समय काल बदलते देख लिया, जिसने देख लिया कि अमेरिका जो है, जो कि 1850 के बाद से जो है एक परमानेंट जगह बैठा, वो सोसाइटी, वो राष्ट्र अपने जो है डिक्लाइन पे आ गया है। इसके मतलब अब समय आ चुका है कि वहां से पैसा निकाल के कहीं और शिफ्ट करना। वो पैसा तो घूमता ही रहता है, वो पैसा, वो तब जाकर है। ये लड़ाई सिर्फ इस बात की। इसीलिए 2024 के चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस रहा, और ये इच्छा रही कि एक वर्ग की थी कि मोदी हार जाए, ना आए, ताकि जो भी आएगा वो हमारे अंदर ही रहेगा। और एक जो था कि मोदी ही चाहिए, क्योंकि मोदी को पैसा की वैल्यू मालूम, लेकिन मोदी इतने शक्तिशाली भी नहीं चाहिए कि हमारे हर टर्म्स कंडीशन पे जो है वो जो है क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि 2024 के चुनाव से पहले एलन मस्क आने वाला था, फिर नहीं आया। और इस वक्त जो है एलन मस्क जो है टोटली, क्योंकि उसकी जो टेस्ला को उसको बेनिफिट चाहिए, वो मोदी जी उस कंडीशन में नहीं देने वाले, नहीं दे रहे। तो ये सबके अपने बड़े लार्जर गोल्स होते हैं। तो आज की तारीख में युद्ध जो है बेसिकली उसी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना तो कर ही दिया है कि भारत उनकी इस नए बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पहले जो भूमिका थी वो दासत्व की थी, एक ऐसे राष्ट्र की थी जिसका शोषण होना था,
जिसका दोहन होना था, उसको जो है उस 10 साल के अंदर बदल के ये हो गया कि वो हो गया कि भारत अपने ही शर्तों पे भारत के हित के लिए भारत विश्व के आर्थिक तंत्र में सहयोगी बने। तो ये है लड़ाई बेसिकली। जी इस वक्त मैं जो है जी, जी मैं तो ये जो जैसे बदलाव है। हम्म नहीं, आपने पूरा इतना इतिहास, बोलिए मैंने बोलिए। इसीलिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट भी नहीं किया, क्योंकि इतिहास भी जरूरी था इस गहरे राज्य का। और साथ में जैसे आपने 1850 और सिविल वॉर उसके बाद से अभी तक का बताया, अब थोड़ा सा हो सकता है ये सवाल उठे कि लेकिन हम भारत में क्या हो रहा है, मतलब आखिर ये किस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं थोड़ा से 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसका उसका जो बैकबोन है वो यहाँ के अपने हमारे सिनेमा हॉल्स हैं। बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, तो सिनेमा हॉल्स आज की अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स आने के बाद जो है उनका बहुत ज्यादा बिजनेस डाउन हो गया है, पोस्ट कोरोना ऑफ कोर्स, उसमें भी उन्हीं का रोल था, अमेरिका का। तो अब सिनेमा हॉल्स की ओनरशिप चूंकि क्या है, वो एक रियल एस्टेट है, बहुत ज्यादा खर्चीला काम है। तो पहले जो भारतीयों के हाथ में था, अब उसकी ओनरशिप धीरे धीरे जा रही है अमेरिकन कंपनीज के हाथ में। इन्वेस्टमेंट उनको मिला है तभी वो चला पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं चला पाते। अब आप अमेरिकन कंपनीज जो डीप स्टेट की बात है कि सबको सब कुछ जैसे वहां पे है कि माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला चला रहे हैं, वो सीईओ है, वो ओनर नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में सीईओ इंडियन है। आप चलाइए, आप हमारे लिए मेहनत करिए, सुबह 9 से 6 बजे तक आप पूरा दिन भर 24 घंटा पेप्सिको की इंदिरा नूई है, जो भी है सब सीईओ है, कोई ओनरशिप नहीं है किसी को। ओनरशिप उनकी, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, उसके सारे कंज्यूमर हम हैं, डेटा हम, कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, पैसा भी चलिए यहाँ के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को मिल जा रहा है, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लोग कंटेंट बना, सब ठीक है। ओनरशिप मेटा की, जकरबर्ग की। आप जीवन में कुछ भी करिए, आप साबुन तेल क्रीम कंघी ये सब जितने सामान खरीदिए, ठीक है, इंडिया में ही बनेगा, पर ओनरशिप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की है, यूनिलीवर की है। पतंजलि अगर मार्केट में आता है तो पतंजलि ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकता है, उसका फिर विरोध होगा, और उसके लिए विरोध करने के लिए आप देखते हैं किस प्रकार से विरोध होता है बाबा रामदेव का और पतंजलि का। जैसे अब आपने बहुत बार सुना होगा कि हल्दी को पेटेंट करा लिया अमेरिका ने। इस्तेमाल करिए, आप सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पैसा देके जाइए। बहुत सारे उदाहरण हैं कि ओनरशिप कैसे भारत में जो टॉप कारें बिकती हैं, जो लोग एस्पिरेशनल होके खरीदना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फोक्सवैगन, ये वो सब यूरोपियन कारें हैं, लेकिन इनमें भी ओनरशिप अमेरिकन कंपनीज की है। बाकी तो फोर्ड और जनरल मोटर्स की जो हैं वो तो टोटली अमेरिकन है ही है। जिस क्षेत्र में आप देखें वहां पर ओनरशिप इनकी है, और ये यही चाहते हैं कि ओनरशिप इनको चाहिए। इस डीप स्टेट की सबसे बड़ी बात है कि आप अपना जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, कमाइए, लेकिन आपके सारे क्रियाकलाप से, कार्यक्रम से जो अर्थ पैदा होता है उसकी ओनरशिप हमें चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता था, भारत में एक नया फैड चल गया है स्टार्टअप्स का, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। स्टार्टअप की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी फ्लिपकार्ट, ऐसा हमें बताया जाता है। फ्लिपकार्ट अंततः क्या हुआ, फ्लिपकार्ट अंततः वॉलमार्ट ने खरीद लिया, ओनरशिप वॉलमार्ट की है। भारत में हर स्टार्टअप का वो यूनिकॉर्न का क्या मतलब है कि मेरी वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो जाएगी और हम जो है किसी को अपना स्टेक दे देंगे और वहां से हम पैसा ले लेंगे। बिजनेस आजकल इस मोड में क्रिएट किए जाते हैं। ये स्टेक खरीदता कौन है, बाहर की फर्में हैं, उनके कोई फर्में यहाँ पे आती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, सबसे ज्यादा हाईली पेड होती हैं। वो ओनरशिप जो है इसमें बहुत सारे फर्में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिलहाल। तो हम अपना जो भी काम करें, हम अपना स्टेक बेच दें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म्स को, अंततः उनकी इच्छा यही है ताकि वो सदैव कंट्रोल कर सकें। और यह मोदी जी नहीं चाहते हैं। यह ये है कि भाई मेरे अगर काम हो रहे हैं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं ही प्रोड्यूसर हूं, तो ओनरशिप भी मेरी होनी चाहिए। मेन लड़ाई ऐसी है। ये मैं उदाहरण देना चाह रहा था, क्या मैं सही हूं गलत हूं, दादा बताइएगा। हाँ बिल्कुल यही है ही, इसको आपको इसी वे में ही समझना यही होता है। आखिर वो जो जो जो, जो अंतोगत्ता इसका ओनर बनता है, वो भी उसके पीछे किसका पैसा लगा हुआ।
वो भी वही है जो वो खानदानी है, 300 साल पहले के। वो लोग कहाँ चले गए भाई, जो जिन्होंने दोहन किया अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, एशिया का, ईस्ट कंपनी वाले कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए भाई। वो पहले समनशाही थे, लॉर्ड बैरन थे, राजशाही थी, वो दूसरे फॉर्म में आ गए। तो ये जो है हमारे यहाँ नोन इतिहास में कम से कम जो है पिछले 200-300 साल से चल ही रहा है, आज भी वही है। तो ये जो इसी बात का है और लेकिन हमेशा समय चक्र बदलता है। जब दो तरीके से बदलता है। एक बदलता है जब जो है विश्व में कोई तो गवर्नेंस के सेट ऑफ रूल्स बदलते हैं, जिसको हम शासकीय तंत्र बोलते हैं, वो जो बदलता है तब चेंजेस तो आते हैं। फिर या फिर जो है आर्थिक तंत्र के जो है वैश्विक रूप में को बदलाव आता है, तब होते हैं। या फिर दो विश्व युद्ध आप देख ही चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध, दो युद्ध, जिसके प्रथम विश्व युद्ध में कुछ डायनेमिक्स बदला, लेकिन अल्टीमेट उसका कल्मिनेशन 20 साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में स्टार्ट हुआ, तो बाय द टाइम वो खत्म हुआ 1945 में, तो होल डायनेमिक्स बदल चुके। वही काल से हम और आबाद। यहां पर जब WTO लेकर अब लोग आए और ये बात हुई कि ग्लोबल विलेज की बात की गई, उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया। उस वक्त ग्लोबल विलेज समझ में यह आया कि कोई भी चीज कहीं जा सकता है, कोई भी सामान कहीं ला सकता है, लेकिन उसके पीछे मूल अवधारणा ये थी कि जो है केवल सेलेक्ट फ्यू वही जो है कंट्रोल करेंगे शेष विश्व, शेष की जनता। और सामने बड़ी अजीब अजीब चीजें सामने आपको दिख ही रही है। तो वो ये भी आ रहा है थ्योरी की, डीपॉपुलेशन की भी थ्योरी चल रही है, वो कि उसका ये जो कोविड हुआ था या और प्रयास हो रहा है कि डीपॉपुलेशन है, जिसमें बराबर उसका नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट वाले का, क्या नाम है, बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम बराबर आता है। इन सबके अरबों की फाउंडेशन है, वो जो काम वैक्सीनेशन और सबका काम चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है बिल्कुल वास्तविक चीजें होते हुए सामने हम लोग देख ही रहे। तो ये अब जो है जी। कल्मिनेशन ये हो रहा है क्योंकि अमेरिका कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन से, जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल रोल रिवर्सल हो गया है, जहां पर आज उनकी डेमोक्रेट पार्टी आज टोटली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी में तब्दील हो चुकी है, जिसके इंडिकेशन आज से 20 साल पहले दिखने चालू हो गए, लेकिन कोई उसको स्वीकारता नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो उसको बड़ा माइल्ड वर्ड जो कि सोवियत रशिया ने दिया था 20वीं शताब्दी शुरू में, कम्युनिज्म न कहकर उसको सोशलिज्म वर्ड दे दिया, और उसी का प्रसार जो है यूरोप में। आज के तत्व में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, वो भले कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, लेकिन उसको उस सोसाइटी को गवर्न करने वाला, वो उसको जो है शासन करने के लिए चीन की तरह काम कर रहा है। जैसे चीन की सोसाइटी हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर है, लेकिन चीन इस वक्त कैपिटलिस्ट पार्टी या टोटलियन राज है वहां, जिसको की गवर्न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। कम्युनिज्म नहीं कर रहा है, जी। कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। वही अमेरिका का हाल है। तो अमेरिका जब अपने कोलैप्स में आ गया है और स्पष्ट दिख रहा है कि उसका डॉलर दिन पर दिन जो है, जो उसके फंडामेंटल्स किसी करेंसी के चलने के होते हैं, उसको एक विशेष एक अधिकार जो प्राप्त था वो खत्म हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप ये समझिए कि जो डॉलर टूटेगा, तो डॉलर बेस्ड जो भी इकोनॉमियां हैं वहां तबाही होगी। और जब तबाही आती है तो यही विप्लव काल होता है कि फिर उसके बाद आदमी का सेंसेस लूज कर जाता है, आदमी अराजक हो जाता है, जी। सोसाइटी अराजक हो जाती है। बिकॉज ए वॉर इज द ओनली चॉइस उन लीडरशिप के लिए जो है ये कि वॉर मुसल्लल आप करें, ताकि जो जनता का दिमाग जो डे टू डे जो आ रहा है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके तरफ ध्यान ना जाए। तो ये चीज है, इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका अपने किसी भी नेफेरियस एक्ट को सफलता दिलाने के लिए वो इस्लामिक ग्रुप के पास जाता है, जी। बिकॉज वहां जो जी। तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। बट दैट टाइम हैज गॉन। तो आज की तारीख में ये हम जिस इसमें आ रहे हैं, ये एक विप्लव काल है, और एक हम ऑलरेडी एक सर्टेन पीरियड गुजार चुके हैं। अब केवल जो आना वो तबाही तबाही या भयानकता ही आनी है, भयावह स्थिति होने वाली। और उसके बाद जब जो है, जब जब ये थमेगा,
उसके बाद जो चीज बच के सामने आएगी वही आप उसको न्यू डीप स्टेट कह लीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह लीजिए, नए राष्ट्र कह लीजिए, नए पुराने समाज का नवीनीकरण कह लीजिए, ये सब चीजें आप होता हुआ देखेंगे। तो ये हम ऐसे गए जहां पर हम केवल एक स्पेक्टेटर हैं, लेकिन इसमें सफल वही होगा समाज जो जागृत समाज है। इसमें वही राष्ट्र सफल होगा जिसका नेतृत्व ईमानदार और अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है। ये दो शर्तें जो पूरा नहीं करेगा वो जो है, मैं 2030 के बाद उस समाज और उस राष्ट्र की मैं जो है कोई आशावान स्थिति तो कतई नहीं देखता। तो दर्शकों, मैं यह कहना चाह रहा था कि अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है वो इतिहास पर हुई है, और अमेरिका की या किस प्रकार से दुनिया पर कंट्रोल करने का जो इतिहास रहा है अमेरिका का, वो अचानक से कहीं चला नहीं गया है, वो आज भी वही कंट्रोल बना हुआ है। पर अब उसकी ताकत कैसे आती है कंट्रोल करने की, जो एक महत्वपूर्ण विषय है डॉलर, अमेरिका का जो डॉलर है, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और उसको भी सुनना बड़ा आवश्यक है कि आखिर यह ताकत आती कहाँ से है। ये जो विचार तो है, अब अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजता है कहीं लड़ने के लिए, अब अमेरिका अपना डॉलर भेजता है उस पर ओनरशिप करने के लिए। ओनरशिप के नियम कायदे बदल चुके हैं। सेना के माध्यम से किसी जगह को कंट्रोल नहीं किया जाता, अब उसको डॉलर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो यह कैसे होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे अपने अगले सत्र में, और पुष्कर के साथ हमारा ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। तो कृपया अभी तक का जो हमारा पार्ट है उसको आप, अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पुष्कर दादा, राम राम, प्रणाम। राम राम भैया, राम राम।